हम आपको ब्लड के क्लॉटिंग यानी थक्का बनने के बारे में समझाते हैं। देखिए ब्लड का थक्का क्या होता है, जब कहीं कट जाता है तो वहाँ आप देखेंगे ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर बाद ब्लड जम जाता है, 2-3 दिन बाद वहाँ देखिएगा तो एक पपड़ी जम जाता है रेड कलर का, उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अगर यह थक्का नहीं बनेगा ना तो ब्लड निकलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इसी को कटने के बाद खून का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। समझ में आ गया आप लोग को? यह रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। आप इतना जानते हैं कि विटामिन के की वजह से बनता है, बच्चा वाला चीज़ है विटामिन के, समझिए यहाँ ध्यान से। 4 स्टेप में ब्लड जमता है। ब्लड जमने की क्रिया को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्लड का जमने की क्रिया कैस्केडिंग कहलाती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग। इट टेक्स 4 मिनट अप्रॉक्स। 4 मिनट का ये समय लेता है ब्लड को जम जाने में। कहीं भी देखिएगा ना, कहीं कट जाएगा तो आप देखिएगा लोग दबा देते हैं, ये नहीं कि 2-4 दिन तक दबा के रखते हैं, नहीं 5-10 मिनट दबा के रखते हैं ताकि खून का थक्का बन जाए, फिर छोड़ देते हैं, ब्लड आना रुक जाता है। तो ये था कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है थ्रम्बोसाइट। आप याद कीजिए पार्ट 1 में हम बताए थे प्लेटलेट को ही थ्रम्बोसाइट कहते हैं, डेंगू में यही प्रभावित हो जाता है। थ्रम्बोसाइट क्या करता है, जैसे कहीं कटता है तो ब्लड में तो घूम ही रहा है थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट घूम रहा है, WBC भी घूम रहे हैं, RBC भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो थ्रम्बोसाइट का है। थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे कटता है तो वायु के संपर्क में आ जाता है, और वायु के संपर्क में आते वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, ये हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब स्टेप 2 में चलते हैं। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को यहाँ लाते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाके दोस्ती कर लेता है, और कैल्शियम से जाके कहता है ए कैल्शियम चाचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया, हमारा कट गया, चलिए जमाया जाए। तो कहेगा कि हम कैसे जमाएंगे? तो कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है, हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठाइए। तो ये दोनों जाके उठाते हैं से प्रोथ्रोम्बिन को, ए उठिए उठिए प्रोथ्रोम्बिन, उठ 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 उठ। तो प्रोथ्रोम्बिन सुतल रहता है, जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन, सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड में, थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कभी कट गया, कहाँ गए ये थ्रोम्बिन। अब तीसरे स्टेप में आ जाइए। तीसरे स्टेज में ये थ्रोम्बिन, अब इन लोग का तो काम हो गया, ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को, कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ। फाइब्रिनोजेन को ये जाके उठाएगा, ए उठ उठ उठ। फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा, कहे क्या हुआ? कहे कट गई, ब्लड निकल तो, कहा कट गया। तब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो फाइब्रिन होता है ये जाली के समान होता है, इस तरह से जाली के समान होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान होता है। अब जहाँ कटा है वहाँ एक जाली के समान आके फाइब्रिन लग जाएगा, अब उस जाली के पीछे से ब्लड निकलेगा, उसमें WBC फंस जाएगा, RBC फंस जाएगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे। तो जैसे ये फाइब्रिन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु यानी कार्पल्स है, चाहे वो WBC, RBC या प्लेटलेट हो, वो फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। अब वही फंस के वहीं रह जाएंगे, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा, और ये WBC, RBC हवा में ऐसे सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया है। पूरी तरह नीचे एक चमड़ा बन जाता है, तो इस पपड़ी को नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कटा है, 2 घंटे बाद फिर नोच दीजिए तो फिर ब्लड आने लगेगा। तो ये फाइब्रिन बहुत मदद करता है। समझ आया कि नहीं आ गया? और ये ब्लड जम जाता है। इसी ब्लड को जम जाने को खून का क्या कहते हैं? थक्का जम जाना। और विटामिन में कहेगा तो विटामिन के। अब ले भाई विटामिन के, यही आप लोग याद रखते हैं विटामिन के। अब ये देखिए, ये ब्लड के क्लॉटिंग का एक निगेटिव इफेक्ट है। अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर गया, अगर शरीर के नस में ही जाम होके बैठ गया तो वो नस फटने लगेगा, और पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड उसको। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 जाने का और 80 आने का। और वहीं रास्ते में जम गया अगर ब्लड, तो क्लॉट अगर हो गया तो इधर से मार के फाड़ देगा उसको। तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फाड़ देगा नस, और इस नस के फट जाने को कहते हैं हेमरेज।
तब हेमरेज के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? के। अगर जमा दिया ना विटामिन के तो फिर हेमरेज हो जाएगा। और यह अक्सर ब्रेन में ही होता है, क्योंकि ब्रेन के नसें बहुत पतली होती हैं, उसमें खुद ही जगह नहीं होता है, उसी में जाके वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो हेमरेज हो सकता है। तो शरीर के अंदर ब्लड जमना मौत को खुली चुनौती है। अगर जम गया ब्रेन में तो मर जाएंगे। तो क्लॉट शरीर के अंदर नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया। इसीलिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है जिसे कहते हैं हेपेरिन। यह हेपेरिन खून को जमाने नहीं देता है। एंटी क्लॉटिंग कौन हो गया? हेपेरिन। अब समझिए, बड़ी भारी दुविधा है भैया। शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत जमना चाहिए, इतनी बड़ी दुविधा है, क्या किया जाए? तो भगवान इतना होशियार था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसने हेपेरिन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपेरिन जो है ना इन सभी पर भारी पड़ता है। कहता है कि तू लोग हमारे रहते हुए कोई चक्कर पकड़ किया, काट डालेंगे यहीं पे। तो हेपेरिन अकेले भारी पड़ता है इन लोग पे, यानी हेपेरिन में और इन लोग में पूरी दुश्मनी है, क्योंकि ये सारे ग्रुप में मिल के चाहते हैं खून को जमा दे, और ये अकेले कहता है कि जमा दिया ना काट देंगे तुमको हम। तो हेपेरिन में, लेकिन इस हेपेरिन के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर इस हेपेरिन को हवा लग जाएगा ना, यानी एयर लग जाएगा, तो ये हेपेरिन मर जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों में दुश्मनी था। ये कह रहा था कि हम खून जमाएंगे, ये सब मिलकर कह रहे थे खून जमाएंगे, और हेपेरिन कह रहा था कि जब तक हम जिंदा है जमने नहीं देंगे। अब जैसे, अब मान लीजिए हमारा बॉडी है, इसमें कहीं तो हवा जाने का रास्ता थोड़ी है, खून के अंदर हवा नहीं जाएगा, तो हेपेरिन जिंदा रहेगा, कहेगा अरे फाइब्रिनोजेन विटामिन के, चल साइड हट, कोई खून जमा दिया तो काट देंगे हम, तो हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है। और जैसे कट जाता है, जैसे कटा तो वहाँ हवा लग जाएगा, तो वहाँ का हेपेरिन को हवा लगा कि हेपेरिन मर जाएगा। ये सब कहेंगे से चट्टा कहीं का, बोलता था कि जमा के दिखाओ, देख हम तुम्हारे लाश पे जमाएंगे, देख फाइब्रिनोजेन चाचा जमाइए, तो जमाइए, और तुरंत वहाँ जमा देंगे सब। तो कितना बढ़िया इन लोगों के बीच एक कॉम्बिनेशन है। अंदर हवा जाएगा नहीं तो रहेगा हेपेरिन जिंदा, जमने नहीं देगा। जहाँ कट गया तो हवा लगेगा, हेपेरिन मर जाएगा, ये लोग जमा लेंगे। लोग समझ में आया? आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना, तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है, और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है, और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है कि अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा, और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे, और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा, अरे बाप रे बाप। तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है? तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा। तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा, अरे बाप, अरे बकलोलवा मरीज जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इसीलिए देखिएगा, किसी को सेलाइन चढ़ता है ना पानी, तो जब पानी का जो बोतल होता है उसमें से अगर मान लीजिए पानी चढ़ रहा है इसे, तो थोड़ा सा पानी बचा रहेगा ना, तभी नर्स आके रोक देती है, कहती है पता चला, कहेंगे कि पूरा चढ़ाओ, कोई मरीज बीमार पड़ गया, हम उधर चले गए, इधर हवा घुस जाएगा, इसमें हवा घुस जाएगा तो सेलाइन में तो ज़्यादा ही हवा रहता है, पूरा मरीजे मर जाएगा। तो ये हेपेरिन और फाइब्रिनोजेन समझ में आ गया आप लोग को।